पर्दा खींच दीजिए, बस हो गया। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड होप यू विल बी फाइन। तो आज जो क्लास हमने थर्सडे लास्ट किया था पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बैकग्राउंड के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास क्रम पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हमने डंडास बिल की बात की, फॉक्स बिल की बात की, फिर पीट्स इंडिया एक्ट आ गया, उसके सारे प्रोविजंस डिस्कस किए। फिर उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ, एक संशोधन हुआ, जो हुआ कब 1786 में, और जिसे इंप्लीमेंट किया गया 1788 में। उसमें जो चेंजेस हुए वह डिस्कस किया गया था। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक के रूप में डिस्कस किया था 1793, यानी कि 1793 के संदर्भ में बात हुई थी। वो क्या बात थी? तो 1793 का संदर्भ यह था कि फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट ये क्या था, कब आया, कितने वर्ष के लिए आया, क्या क्या प्रोविजंस थे, ये बात हुई। तो इस ख्याल से हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो 1793 का प्रथम चार्टर्ड एक्ट दैट वाज क्लियर्ड हमने डिस्कस किया था, इसके सारे प्रोविजंस डिस्कस कर चुके थे। अब बात है इससे आगे की। इसमें एक प्रोविजंस था कि बाद में इसमें फिर एक संशोधन होगा या रिफॉर्म्स एक्ट आएगा जो फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट को रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये बात थी। तो इन दैट रिस्पेक्ट हम आगे बढ़े। आइए, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है आपका ये सेकेंड चार्टर्ड एक्ट। यहां से हमें फिर इनिशिएट करना है 1813 का द्वितीय चार्टर्ड अधिनियम या एक्ट। जीजीबी कौन था? लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग्स, और जिसका टाइमिंग क्या थी? 1813 से 1823। यानी कि आपने देखा कि ये जो कैरेक्टर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी टाइमिंग क्या है? 1813 से 23, लगभग 10 वर्ष। और इसका नाम क्या है? लॉर्ड तो लगता है इसलिए शब्द में क्या, क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हुआ करते थे कभी, तो इसलिए उनके नाम के आगे लॉर्ड्स लगा। नाम इनका है मार्क्विस हेस्टिंग्स। जनरली मार्क्विस हर जगह नहीं लिखा होता, सीधा लिख देगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 23। तो इनके दरमियान एक चार्टर्ड आता है 1813 में जिसका नाम है सेकेंड चार्टर्ड। अब इस सेकेंड चार्टर्ड का क्या मतलब है? तो पहले तो यह जानना चाहिए कि जैसे ही एक शब्द यूज हो जाए चार्टर्ड एक्ट, तो समझिए कि ये 20 ईयर्स के लिए हो गया। ये तो आपको समझना है कि ये 20 ईयर्स के लिए हो गया। सवाल, अगर ये 1813 में लागू हुआ है तो 1833 तक चलेगा। ये पॉइंट क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब अगले पॉइंट पर आ जाए, उस चीज को देखें। ये किसको रिप्लेस किया? तो हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट को रिप्लेस किया, ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट आता है, कंपनी को पुनः 20 वर्षों का वाणिज्यिक विशेषाधिकार दिया, परंतु सिर्फ चाची पर। आप कहेंगे सर ये क्या शब्द है चाची पर? मुक्त व्यापार की शुरुआत इसी से होती है, ठीक है ना। और हम ये भी देखें इसका संदर्भ क्या होता है। अब आपका क्या हुआ? से अनुमति लेना जरूरी। अब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना जरूरी। कुल मिलाकर के क्या मतलब निकलेगा? अभी 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। स्थानीय यानी कि प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार और ना चुकाने पर दंड देने का अधिकार मिला। शिक्षा की प्रगति हेतु 1 लाख रुपया वार्षिक कोष बना। ये 3 पॉइंट्स निकल के आए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, एक चौथा पॉइंट, ये 4। ये 4 पॉइंट बने। इन चारों की बात हम करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 1813 तक आते आते ब्रिटिश के जो मिडिल क्लास कैपिटलिस्ट क्लास थे वो काफी प्रभावी हो गए और उन्होंने दबाव बना दिया क्या कि नहीं, अब हर हाल में भारत का दरवाजा, हम भारतीयों के संदर्भ में देखें तो भारत का दरवाजा
अब ब्रिटिश के हर व्यापारियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए खुल गया कि आप भारत में आइए, व्यापार और वाणिज्य करिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने थोड़ा सा दबाव बनाए रखा और अंततः कहा गया क्या, तो गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार में अगले 20 वर्षों तक एकाधिकार जो था वह समाप्त कर दिया, लेकिन दो चीजों पर एकाधिकार बनाए रखा गया, यानी कि चाची, यानी चा का मतलब यहां चाय पत्ती का व्यापार और ची का मतलब चीन देश के साथ समझा जाए, यानी टी ट्रेड विद चाइना दैट सच मोनोपोली राइट्स मेंटेन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती का व्यापार चीन देश के साथ में एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ, बाकी तमाम संदर्भ में इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कुल मिला के बात यह हुई कि अब इंग्लैंड का कोई भी व्यापारिक समूह या कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो जरा सोचिए, यानी आपसे एक सवाल करें, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार सीमित कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं रखा बाकी हटा दिया, तो कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया गया, तो हम कहेंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, फिर सवाल करिए मन में कि कौन से चार्टर्ड के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार सिर्फ चाय पत्ती का व्यापार चीन देश के साथ सीमित कर दिया गया, तो क्या बोलेंगे 1813 का सेकेंड चार्टर्ड एक्ट। अब तीसरा सवाल उठाइए, सवाल, किस चार्टर्ड एक्ट से अब ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, तो हम कहेंगे 1813 का सेकेंड चार्टर्ड एक्ट से। चौथा सवाल फिर मन में निकालिए कि किस चार्टर्ड एक्ट से भारत में मुक्त व्यापार का आरंभ हुआ, मुक्त व्यापार का आरंभ हुआ, यानी फ्री ट्रेड बिगेन इन इंडिया अंडर विच, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट या अंडर विच एक्ट, तो हम कहेंगे सेकेंड चार्टर्ड एक्ट 1813 से भारत में, ठीक है, मुक्त व्यापार का आरंभ हुआ। यह पॉइंट निकल जाएगा। तो भारत में मुक्त व्यापार का मतलब क्या हुआ, फ्री ट्रेड। अच्छा, अब ये फ्री ट्रेड क्या 100% है? नहीं, चाची पर तो नहीं है, टी ट्रेड विद चाइना पे तो नहीं है, वो तो अभी मोनोपोली राइट बना हुआ है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, बिल्कुल। तो हम आंशिक भी नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहें, लगभग। और ये सवाल खूब आते हैं कि भारत में मुक्त व्यापार का आरंभ कब हुआ, कह देंगे 1813 सेकेंड चार्टर्ड एक्ट से। एक पॉइंट आपका बहुत क्लियर कट हो गया। अब आइए दूसरा सवाल क्या था, मुक्त व्यापार की शुरुआत अगर करनी है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये चीज आज तक ना पूछा है ना आपसे पूछेगा। कहने का मतलब है, अगर ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी कंपनी भारत में मुक्त व्यापार का फायदा उठाना चाहती है तो उसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी, जस्ट लाइक ए लाइसेंस, पर वो कोई इश्यू नहीं है। अब अगला है, स्थानीय प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार और न चुकाने पर दंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और ये मामूली क्वेश्चंस नहीं है, ये सिर्फ यूपीएससी पीसीएस से जैसे एग्जाम्स में या नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो व्यापार वाणिज्य चल रहे थे और जहां कहीं भी उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, पावर गेम शुरू कर दिया था, ऐसे प्रांतीय स्तरों पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, टैक्स लगाने की इजाजत मिल गई, और अगर कोई टैक्स नहीं चुकाता है तो उसे फिर से दंडित करने का भी अधिकार मिल गया। यह भी बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, पर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। चौथा क्या है, शिक्षा की प्रगति के लिए। यह सवाल धड़ल्ले से आता है। क्या आता है, सुनिएगा। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया, तो हम कहेंगे 1813। फिर दूसरा सवाल, किस एक्ट के तहत, तो बोलेंगे 1813 का सेकेंड चार्टर्ड एक्ट के तहत। फिर तीसरा सवाल होगा, उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो कहेंगे मार्क्विन हेस्टिंग्स था। अब फिर सवाल, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया, तो क्या कहेंगे मार्क्विन हेस्टिंग्स के द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझिए,
क्या ये वाकई में सालाना खर्च होने लगा? नहीं, ये प्लान बनाने में ही मुश्किलें इन लोगों को हो गई कि कैसे खर्च करें, किन चीजों पर, किस चीज के लिए। अंततः 1823 में जाकर के ये खर्च होता है। 1823 में जाकर के ये खर्च होता है। तो ध्यान में रखने की चीज है। पॉइंट क्लियर हुआ? इकट्ठा खर्च हुआ 1813 में, और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट बने। 3 पॉइंट आपके हाईली जो है रिलेवेंट है। पहला, सेकेंड चार्टर्ड एक्ट से क्या हुआ? सिर्फ लिमिट कर दिए गए जो है मोनोपोली राइट, और ओपन हो गया, यानी फ्री ट्रेड हो गया। और एजुकेशन पे जो खर्च का प्रावधान था, ये 2 क्वेश्चन हाईलाइटेड होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे बात करें। अब देखिए तीसरा लेवल आपका आ गया। ये लेवल क्या है? तो ये कह रहा है 1833 का थर्ड चार्टर्ड एक्ट। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है ना? हाईली डिस्टरबेंस है। शुरू करो। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। तो मैं ये कह रहा था कि 1833 का थर्ड चार्टर्ड एक्ट, अब इसके बारे में जरा गौर से सुनिए। तीसरा चार्टर्ड एक्ट 1833 में जब आया, उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ये एक सवाल बनाएगा। तो हम कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया। सवाल है कब से कब? तो हम देखेंगे 1828 से 1835 तक वो रहा। लेकिन क्या ये यही पद है उसका जीजीआई? नहीं। 1828 से 1833 तक इसका पद है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है। और जैसे ये चार्टर्ड एक्ट आएगा, उसके एक प्रोविजंस के द्वारा इसे एक ओहदा बढ़ा दिया जाएगा। अब ये जीजीबी नहीं रह के जीजीआई कहलाएगा, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। और वह पोस्ट इसका 1833 से 35 तक रहेगा। और इस तरह से आपसे एक सवाल किया, क्या किस चार्टर्ड एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया गया, या जीजीबी का पद अपलिफ्ट करके जीजीआई कर दिया गया? तो हम कहेंगे 1833 का थर्ड एंड लास्ट चार्टर्ड एक्ट। एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का अगला सवाल बनाएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना और किस एक्ट से? तो यही एक्ट है। और कौन बना? तो जो ऑलरेडी जीजीबी था, यानी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आइए, इसके 2 पार्ट हो गए। 1828 से 33 हो गया जीजीबी, और 1833 से 35 हो गया जीजीआई। पॉइंट क्लियर। अब आइए, ये जो बेंटिक है, ये बड़े सुधारों के लिए जाना जाता है। जब हम गवर्नर जनरल एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स वाले टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या क्या काम हुए, और इस तरह से इसके पास कैसे ये 10-12 सवाल आ जाते हैं। यहां तो हमारा उद्देश्य है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा। तो थर्ड चार्टर्ड एक्ट किसके समय आया, कब आया, और चार्टर्ड शब्द लगा है, तो हमें समझना है ये 20 वर्षों के लिए होगा, यानी इसकी वैलिडिटी अगले 1853 तक थी। और बिल्कुल सही बात है, ये थर्ड और लास्ट चार्टर्ड एक्ट है, ये भी एक बात है, ये भी सवाल बनता है। अब आइए अगले पॉइंट पर, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे।
तो प्रोविजन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए आप। प्रोविजन नंबर 1 क्या कहता है, उसको गौर से सुनिए। जो चाची के ऊपर मोनोपोली राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, वह मोनोपोली राइट भी छीन लिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। यानी सवाल के संदर्भ में ऐसे समझिए, अंडर दिस थर्ड चार्टर्ड एक्ट द मोनोपोली राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन टी ट्रेड विद चाइना हैज बीन ऑल्सो एंडेड। यह भी समाप्त कर दिया गया। पॉइंट क्लियर। कंपनी नाउ गेट जस्ट सिंपल ट्रेड एंड कॉमर्स राइट फॉर फर्दर 20 ईयर्स। कंपनी को अब सिर्फ सामान्य अधिकार दिया गया कि आप अगले 20 वर्षों के लिए भारत में वाणिज्य और व्यापार करते रहिए। समझ में आई बात। और आइए, अब भारत का बाजार और वो टी ट्रेड विथ चाइना, चाची, ये दोनों जो है अब किसी भी ब्रिटिशर्स कंपनी के लिए ओपन कर दिया गया। यानी अब कोई भी प्रकार का मोनोपोली राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा। तो इसका अर्थ ये निकल के आया, जब सवाल आपसे ये करता है कि इन विच ईयर फुल्ली फ्री ट्रेड बिगन इन इंडिया, तो क्या कहेंगे 1833 से भारत में पूर्ण मुक्त व्यापार आरंभ हुआ। अगला सवाल, किस एक्ट से? मालूम ही है, थर्ड चार्टर्ड एक्ट 1833 से। कौन था उस टाइम में? विलियम बेंटिक है। तो स्वाभाविक है ये कॉमन क्वेश्चन होगा। और सुनिए, एक रिगार्ड्स आया था, एक लेटर आया था गवर्नर जनरल को। क्या था वो, जरा गौर से सुनिए। लेटर में जो बात लिखी थी उसका सारांश ये था, और ये कुछ लाइन भी थे। कंपनी जितनी जल्दी हो सके भारत से अपने वाणिज्य व्यापार समेट ले और अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए जितनी जल्दी हो सके तो दोनों हाथों में तलवार लेकर अब एक राजनीतिक सत्ता कायम करे। जनाब 1833 के चार्टर्ड के तहत यह स्पेशल लेटर भी गवर्नर जनरल को आ चुका था। यानी 1857 की क्रांति और उसका परिणाम ब्रिटिश हुकूमत भारत में स्टैब्लिश्ड होना, यह एक संयोग नहीं, कोइंसिडेंस नहीं, एटेंडम घटने वाली घटना नहीं, उसके पहले ही 20 वर्षों से यह तैयारी चल रही थी। 1857 की क्रांति ने बहाना दे दिया। कहेंगे कैसे? तो स्वाभाविक सी बात है कि 1848 से 1854 के दरमियान जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लिया, वो तो आप तय कर दिया कि वो उसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल दोनों हाथों से तलवार लेकर के अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक सत्ता कायम कर चुकी थी, और उसकी इतिश्री अब देखें तो हम जब होगी देखी जाएगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी। तो कुल मिला के 1833 का थर्ड चार्टर्ड एक्ट की ये बात समझ गए। और क्या हुआ वो सुनिए। इसी चार्टर्ड एक्ट में एक प्रोविजन था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एडवाइजरी काउंसिल में एक चौथा अस्थायी विधि सदस्य जोड़ा जाना, यानी फोर्थ बट नॉन परमानेंट एज ए लॉ मेंबर एडेड इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको मालूम ही है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 मेंबर थे इसमें, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत 1 मेंबर हटा के 3 कर दिए गए, और थर्ड चार्टर्ड एक्ट में एक चौथा मेंबर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नॉन परमानेंट, और वो लॉ मेंबर के हैसियत से आएगा। तो जी जनाब, ये नॉन परमानेंट लॉ मेंबर कोई और नहीं, लॉर्ड मैकॉले को एंट्री दी गई। तो लॉर्ड मैकॉले जो है अब गवर्नर जनरल के सलाहकार परिषद में विधि सदस्य के हैसियत से ज्वाइन कर लिया। तो ये अस्थाई है, मोटे मोटे समझने के लिए समझिए 3.5 मेंबर हो गए, आप ऐसे समझ लीजिए, या 3 परमानेंट 1 नॉन परमानेंट। पॉइंट क्लियर? चलिए यहां तक आप समझ गए। अब आगे आइए, ध्यान देंगे, यही जो लॉर्ड मैकॉले है वो आगे चल करके भारत में जो आज भी प्रत्येक 3 वर्ष पर एक लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड होती है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और वो भारत सरकार को राय देती है, मशविरा देती है कि भारत में कौन कौन से कानून अप्रासंगिक हो गए, इररिलेवेंट हो गए, जिसकी अब वाकई में जरूरत नहीं है, उसे हटा देना चाहिए।
और बदलते हुए समाज व्यवस्था, इकोनॉमी, राजनीति के तहत कौन से कानून बनने चाहिए, इसकी सिफारिश भी करता है। तो लॉ कमीशन, भारत का जो लॉ कमीशन है, ये काम करता है, प्रत्येक 3 वर्ष पर घटित होता है, यानी गठित होता है, और इसकी सिफारिशों को बाद में कानूनी जामा पहनाया जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं, लॉर्ड मैकाले वो व्यक्ति है जो फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन बनेगा। तो 1800 देखेंगे हम 33 में आएगा और 1835 में लॉ कमीशन बनेगा, उसका मेंबर बनेगा। तो याद रखिएगा, चेयरमैन बनकर वो सिफारिश करेगा। चलिए, तो वो भी आपने एक शुरुआत देख ली। तो 2 चीजें देख ली आपने, 1833 के तहत क्या हुआ। तो अब देखिए और क्या प्रोविजंस थे जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने आपको बताया, उसको मैं पढ़ देता हूं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 35। कंपनी अब सिर्फ 20 वर्षों हेतु अधिकार दिया गया, यानी पूर्णतः मुक्त व्यापार की शुरुआत हुई। चाची के एक अधिकार वाली बात समाप्त कर दी गई। कंपनी की अधिकृत बस्तियों को मान्यता यथासंभव राजनीतिक शक्ति बनने का निर्देश। अभी बताया ना कि उसे राजनीतिक शक्ति बनने का निर्देश दिया गया था। तो वो चीजें हैं। अब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना और भारत में कंपनी के नागरिक और फौजी प्रशासनिक कार्यों का सर्वोच्च अध्यक्ष था एवं राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण वह केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च था। जीजीआई की अनुमति उपरांत ही प्रांत अपने बजट को व्यय कर सकता था। कानून निर्माण का केंद्रीयकरण होते हुए प्रांतों से यह अधिकार वापस ले लिए गए। एक कानून आयोग लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में गठित। अभी बताया ना कि कानून आयोग हुआ था, लॉ कमीशन। गवर्नर जनरल की परिषद में 4th कानूनी सदस्य के रूप में अस्थायी नियुक्ति हुई। 1853 में इसे परमानेंट करा जाएगा। तो 5वां सदस्य 1861 में आएगा, जो अभी हम एडवांसली कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के सदस्य घटाकर 2 कर दिए गए और बॉम्बे और मद्रास को अपनी पृथक पृथक सेना रखनी थी, जो केंद्र के नियंत्रण में ही होता था। यूरोपियन को भारत में बसने की स्वतंत्रता दी गई। जरा सोचिए और क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए। इसमें से 3-4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? तो एक तो इस चार्टर्ड एक्ट के तहत यह कहा गया कि अब कोई भी ब्रिटिशर्स अगर भारत में परमानेंटली सेटल डाउन बसना चाहता है, अस्थायी निवास करना चाहता है, तो कर सकता है। यानी अब समझ में आई बात। अभी तक जितने ऑफिसर्स आते थे, रिटायर्ड होते, चले जाते, अस्थायी रूप से रह सकते थे, लेकिन अब यहां बसेंगे तो इसका मतलब है यहां जमीन भी खरीदेंगे, जायदाद खरीदेंगे, प्रॉपर्टी उनकी डेवलप होगी। तो बिल्कुल, जब आपसे यह पूछा जाए कि किस कानून के तहत अब ब्रिटिशर्स भारत में अस्थायी निवास भी करने लगे, उन्हें इजाजत मिल गई, तो हम क्या कहेंगे? 1833 का 3rd चार्टर्ड एक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आइए, लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में एक लॉ कमीशन बनी। किस एक्ट के तहत? 1833 के तहत। अब आइए नेक्स्ट पर। अगला पॉइंट देखिए, अच्छा है। भारतीय नागरिकों को कंपनी की नौकरी प्राप्त करने का अधिकार समानता के आधार पर प्रदत्त। धारा 87 धर्म, जन्म स्थान, वर्ण, जाति के भेद तथा निवास के भेदों पर किसी भी भारतीयों को नौकरी के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। रिमेंबर, यानी यह कहा जा रहा है इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दी जा सकती है, बशर्ते कि जो रूल रेगुलेशन है उसको वो फॉलो करे, पालन करे। धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, बड़े लेवल की नौकरियों में ये बात नहीं थी और सिविल सर्विस की तो कोई अभी बात ही नहीं है, वो तो 1853 में होगी। तो यहां तक आप समझ गए कि 1833 के चार्टर से क्या क्या सवाल आते हैं। तो 6-7 सवाल आपका हाईली इफेक्टिव था और वो हमेशा आते हैं। अब हम चलें तो 1833 का एक्ट कब लास्ट होगा? 1853 में। इसका मतलब यह है कि 1853 में कोई नया कानून आएगा। बिल्कुल जनाब, वो आया और हम उस पर डिस्कस करेंगे। आइए, अब आपके सामने में ये है 1853 का अधिकार पत्र, ठीक है। यानी 1853 का जो है अधिकार पत्र, ये जो एक्ट है जिसको कहते हैं 1853 इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी था। ये 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा
और इसके समय में क्या हुआ, जरा गौर से सुनिए ये जो पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। कंपनी को पुनः अनिश्चित काल के लिए वाणिज्यिक अधिकार पत्र दे जब तक ब्रिटिश संसद कोई नया आदेश नहीं देती है तब तक कंपनी शासन करती रहेगी। जीजीआई की परिषद का विस्तार, कानूनी सदस्य पूर्ण सदस्य बना। परिषद का विस्तार होने पर परिषद अब व्यवस्थापिका सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। सदस्य अब इसके 12 हो गए। अब जरा समझिए, 3 पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं। पहला पॉइंट बहुत टेक्निकल बात है, हर जगह ये टीचर नहीं समझाते। छोटे क्लास का जो पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें नहीं बोलते, पर यूपीएससी के टीचर को ये बोलना ही पड़ता है। समझिएगा, हम और आप जनरली ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके 1858 में 1 नवंबर को ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में ले ली और अब ईस्ट इंडिया कंपनी जगह ब्रिटिश इंडिया रूल कहलाया। यही हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इससे पहले वो नहीं ली थी? हाँ, ली थी। गौर से सुनिएगा, 1853 का अधिकार पत्र के तहत उस टाइम में जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो 1837 में गद्दी पर आ चुकी थी, जब अपने यहां मुगल बादशाह आखिरी जो थे 17 में, जिनका नाम था बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर, वो भी गद्दी पर आए और उधर क्वीन विक्टोरिया भी गद्दी पर आई। तो क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर आई तो याद रखेंगे 1853 के अधिकार पत्र के तहत विधिवत रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन तो नहीं, भारत राज्य अब वो ब्रिटेन की महारानी के एम्पायर का हिस्सा बन गया। अब भारत पूरा का पूरा नहीं, जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्योग्राफिकली कब्जा करके उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस क्षेत्र को अब ब्रिटिश महारानी के एम्पायर का हिस्सा बना दिया गया। यानी महारानी का वो क्षेत्र हो गया, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। और फिर महारानी ने कहा कि मैं इसे हस्तगत कर ली हूं, पर मैं आपको फिर से हैंड ओवर कर रही हूं कि जब तक मेरी इच्छा बनी हुई है आप इसका शासन देखिए, व्यापार वाणिज्य करिए। जब मेरी इच्छा होगी हम इसे कानून बना के वापस अपने हाथ में ले लेंगे। तो एक्चुअली 1853 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र थे वह ब्रिटिश महारानी या साम्राज्य का पार्ट बन चुका था। पर बाय लॉ विधिवत कहेंगे तो हम कहते हैं 1858 1 नवंबर, पर यह बात पहले ही हो चुकी थी। अब आइए 1853 के तहत एक तो यह हुआ कि जो एडवाइजरी काउंसिल थी, जिसमें कि 3 परमानेंट और एक नॉन परमानेंट लॉ मेंबर थे, अब इस लॉ मेंबर को परमानेंट कर दिया गया। अब ये विधि सदस्य पूर्ण सदस्य हो गया और लॉर्ड मैकॉले ही कंटिन्यूटी मेंटेन करता रहा। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा, एक 5वां सदस्य, वो भी विधि सदस्य के ही तौर पे फिर एक नॉन परमानेंटली जोड़ दिए गए। ये भी बात सही है। अब हम आगे देखें तो अगला विस्तार जो होता है 61 में जाकर के, उसमें 10 नहीं 12 मेंबर हो जाते हैं एडवाइजरी काउंसिल में। अब वो सिर्फ मात्र एडवाइजरी काउंसिल नहीं, अब वो एक तरह से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस सभा हो जाती है, जिसके सलाह मशविरे से बिल पास करके भारत पर जो है शासन किया जाता है। तो ये बात है। 1853 के एक्ट में यह कहा गया कि अब कोई भी भारतीय सिविल सर्विस का इम्तिहान दे सकता है, प्रवेश पा सकता है और उसे इसके लिए लंदन में आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठना होगा और अधिकतम आयु जो है 23 वर्ष रखी गई थी। तो यानी कि भारतीयों के लिए नागरिक सेवा के दरवाजे ओपन कर दिए गए, खोल दिए गए, ये 1853 के कानून से। और इस टाइम में डलहौजी था। तो कुल मिलाकर देखिए 3 सवाल। पहला, भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज के दरवाजे कब खोले गए? 1853 का एक्ट। अब भारतीय भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, नागरिक सेवक बन सकते हैं, या कौन सा कानून था? 1853। किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत की, भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की? तो कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। अब आपसे अगला सवाल करेगा, किसे भारतीय
नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा गया है? हु कंसीडर द इंडियन सिविल सर्विस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? तो भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता, तो भी हम कहेंगे लॉर्ड डलहौजी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक शब्द चल रहा होगा, कॉर्नवालिस क्यों नहीं? तो मैंने इससे पहले बताया था, फिर बता रहा। कॉर्नवालिस जो थे 1785 से 93 रहे, गवर्नर ऑफ बंगाल। उनके समय में सिविल सर्विस की शुरुआत भारत में हुई, पुलिस सर्विस की शुरुआत हुई, बिल्कुल हुई। दोनों के वे फादर जन्मदाता कहलाते, पुलिस सर्विस एंड सिविल सर्विस। लेकिन उस टाइम में सिविल सर्विस में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही शामिल हो सकते थे, इंडियन को यह अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। तो भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत इसे कहेंगे, भारतीय शब्द नहीं यूज करेंगे। तो जब कहे कि हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो कॉर्नवालिस। और डलहौजी के समय में अब भारतीय भी शामिल होने लगे, तो कहेंगे हु इज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, तो हम कहेंगे डलहौजी। अब आपके मन में आएगा कि सर पहले भारतीय कौन हुए जो सिविल सर्वेंट बने? तो फर्स्ट इंडियन हु बिकम द सिविल सर्वेंट वाज सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे सबसे पहले बने, और ये 1863 में बने। समय के साथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सुभाष चंद्र बोस भी बने। तो एक स्वाभाविक सी परिणति है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए इसमें और क्या, ये देखिए जो बात यहां आई है कि गवर्नर जनरल की जो व्यवस्थापिका तैयार हुई, परिषद जो था जिसमें कि अब परिवर्तन हो गया, सदस्य 12 हो गए। उसमें जरा देखिए ये बातें। एक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक है सेना का प्रधान 2, एक है चीफ जज ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट 3, फिर है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी एक थे, प्लस 3 जो है एमसीके के प्रतिनिधि। एमसीके मतलब मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के प्रतिनिधि। 4 मेंबर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये भी है, और 4 जीजीआई परिषद के। तो 4 जीजीआई परिषद के क्या मतलब है? 4 तो जीजीआई के परिषद के वो मेंबर हो ही गए, और एक जो है कहां से ले लिया? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से ले लिया, तो 5 हो गए। एमसी के 3 मेंबर हो गए तो 8 हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश 9 हो गए, एक चीफ जज हो गए 10 हो गए, एक आर्मी चीफ या मिलिट्री चीफ हो गया 11 हो गया, और एक जीजीआई स्वयं 12। यानी कुल मिलाकर के याद करना कितना सरल है, 5 मेंबर तो ऑलरेडी हो गए एडवाइजरी काउंसिल के, 4 मेंबर और एक जीजीआई, एक सेना प्रधान तो ऐसे ही 6 याद हो गया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7, एक और सुप्रीम कोर्ट से ले लीजिए जज तो 8 हो गए। अब बचे क्या? 4 मतलब क्या? एक एमसी के यानी कि मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के एक प्रतिनिधि, तो बच गए एक, तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल में। तो इस तरह से अगर याद करें तो तोड़ तोड़ के याद किया जा सकता है। तो इस तरह से 12 मेंबर हो गए। नेक्स्ट, अब जरा ये भी गौर करिए, 1853 के एक कानून के तहत एक और बड़ी तब्दीली हुई, और यह सवाल कई बार पूछा है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है। दिन प्रतिदिन इनके राज्य के विस्तार होते जा रहे हैं, और विस्तार का संदर्भ थोड़ा सा समझिए। देखिए, बंगाल को तो हाथ में ले ही चुका है बक्सर के युद्ध के बाद। 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या के बाद मैसूर है, तंजौर है, और आपने सुना ही है कि लॉर्ड वेलेस्ली का कहा गया था साम्राज्य निर्माता। बेंटिक ने जो काम किया उसको आप जानते हैं, कहते समाज सुधार के तहत बहुत सारे काम किए। हमने मार्क्विंस हेस्टिंग्स को देखा, उसने जो है पिंडारियों का दमन किया, ग्वालियर वगैरह क्षेत्र, भिंड मुरैना सब जीत के बराबर कर दिया। अब उसके बाद डलहौजी जो एक आता है, उसका देखिए करिश्मा कि वो 1848 से लेकर 56 के दरमियान क्या क्या करता है, जरा सोचिए। 1848 में हम देखते हैं वह सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में मिला लेता है। 49 में बघात और संभलपुर को मिला लेता है, संभलपुर और इसको जैतपुर को मिला लेता है, उड़ीसा में है। 50 में बघात को मिलाता है जो बलूचिस्तान के पास है। 52 में देखते हैं ये जो है उदयपुर को मिला लेता है। 53 में झांसी को मिला लेता है। 54 में नागपुर को मिला लेता है। 49 में ऑलरेडी पंजाब को जीत चुका है, और 56 में कुशासन के आधार पर अवध को मिला लेता है। तो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इसका एरिया का विस्तार हो रहा है। एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
ऑल ओवर इंडिया का रूल भी देखेगा और प्लस बंगाल का भी प्रशासन असंभव सा लग रहा था। इसी वजह से 1853 के एक्ट के तहत अब बंगाल के लोकल प्रशासन को देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया। तो भारत में यह लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट 1853 में बंगाल के स्थानीय तौर प्रशासन देखने के लिए किया गया। यह सवाल कई बार आ चुके हैं। चलिए, यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले में देखिए, हमने कहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नौकरी देने का कार्य ले लिया और प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। यानी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को नौकरी नहीं दे सकता ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब डायरेक्ट क्या हुआ, एक कंपटीशन होता, प्रतियोगिता परीक्षा होती और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लोग सेलेक्ट होते और नौकरी मिलती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य की संख्या 18 कर दी गई, पर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। 1853 के अधिनियम डॉक्टर पी सिंह ने क्या कहा, जरा गौर से सुनेंगे। यह स्टेटमेंट एज इट इज आता है और सवाल बनता है। डॉक्टर पी सिंह ने कहा, भारत में संसदीय शासन की आधारशिला रखी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। विधायी और कार्यकारिणी परिषद अलग किए गए। ये दो बातें, पहली बातों को ही याद रखिएगा, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला मतलब क्या, कहने का मतलब है अब जो है एडवाइजरी काउंसिल डेवलप होकर के क्या हो गई, एक सभासद, एक कांग्रेस हो गई और उसके माध्यम से शासन चलने लगा। तो इसलिए हम कहते हैं एक संसदीय प्रणाली की नींव भारत में 1853 के एक्ट के तहत रखी गई। ये बहुत बड़ा सवाल है, कई बार आ चुका है। अब आइए, अब अगली कड़ी है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसको समझिए। पहले 4 पॉइंट ऐसे समझिए। 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम आया, यानी जिसको कहते हैं 1858 इंडिया रूलिंग एक्ट। 1 नवंबर को आया, भारत में 1 नवंबर को लागू हुआ। तो पहले तो ये देखें, ये किसका परिणाम था। ये 1857 के उस महान क्रांति का परिणाम था कि अंग्रेजों को अपनी नीतियां, अपनी पकड़ पे जो है ध्यान देना पड़ा। नीतियां बदल दिया, अपनी पकड़ मजबूत की और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की जो एक सत्ता थी, एक व्यवस्था थी, उसे समाप्त घोषित कर दिया गया और उसकी जगह पर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, एक नई व्यवस्था आ गई। ठीक, अगला पॉइंट पूछेगा कि जब यह कानून लागू हुआ भारत में, तो इस वक्त भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। डलहौजी जब गया 1856 में, तो उसकी जगह जो आया उस शख्स का नाम क्या है। उस शख्स का नाम है गवर्नर जनरल लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग 1856 से लेकर 1858 तक हैसियत क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जैसे ये अधिनियम लागू हो जाता है 1 नवंबर 1858 को, तो इनके साथ एक और पद जुड़ जाता है, यानी वो पद होता है वाइस रॉय, यानी उपशासक, प्रतिनिधि शासक के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। पॉइंट कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे। 1858 का यह कानून जो है 1 नवंबर को भारत में इंप्लीमेंट हुआ। इसके इंप्लीमेंटेशन और घोषणा के संदर्भ में तत्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग। उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे कहते हैं लॉर्ड कैनिंग का इलाहाबाद दरबार, इलाहाबाद दरबार ऑफ लॉर्ड कैनिंग, जो 1 नवंबर को 1858 को आयोजित किया गया। एक्चुअली इस वक्त जो है क्वीन विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटिश एम्पायर की एम्प्रेसेस है, महारानी है, साम्राज्य की है ये। अब आइए, ये पत्र जो है, ये अधिकार घोषणा पत्र या लॉ, ये याद रखना है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को यहां कैनिंग ने एज ए फर्स्ट पर्सन के रूप में ही पढ़ा। मैं क्वीन विक्टोरिया एज इन्होंने पढ़ा और ये इलाहाबाद में इसकी घोषणा की, जिसका संदर्भ ये था कि मैं क्वीन विक्टोरिया अपने पार्लियामेंट के संसद के सदस्यों के माध्यम से मैं भारत की साम्राज्ञी घोषित की जाती हूं
और मैं अब भारत की महारानी हूं और मैं बिना भेदभाव के भारतीय लोगों के ऊपर शासन करूंगी। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, सभी को हर चीज में समानता दी जाएगी तथा मैं अपने प्रतिनिधि के तौर पे भारत में वर्तमान में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग, जो मेरा भतीजा भी है, उसको मैं अपना प्रतिनिधि भी घोषित करती हूं और प्रतिनिधि की हैसियत से वो वायसराय के रूप में जाने जाएंगे, अर्थात वो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे और साथ साथ वायसराय हमारे प्रतिनिधि भी होंगे। गवर्नर जनरल के तौर पर वह भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होंगे, और वायसराय की हैसियत से वह हमारे महारानी यानी राजा या रानी के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो उसके दो प्रकार के उत्तरदायित्व तय कर दिए गए। ठीक है, इसकी घोषणा इलाहाबाद में हुई, ये भी ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके उसकी जगह पे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड होगी, ये भी ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हुए, यहां करीब 7-8 इंपॉर्टेंट चेंजेस याद रखना है। देखिए वन बाय वन। पहला यहां पे जो दिया हुआ है उसको मैं पढ़ देता हूं, और पढ़ना क्या सीधा समझिए। अब जो एडवाइजरी काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसकी संख्या और बढ़ा दी गई और भी अकाउंटेबल बना दिया गया। दूसरा क्या किया गया, तो दूसरा हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद हुआ करती थी और आज भी होती है, उसमें एक मंत्रालय एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया जिसका नाम रखा गया भारत मंत्रालय, इंडिया मिनिस्ट्री। और भारत मंत्रालय के मंत्री को कहा गया भारत मंत्री, इंडिया मिनिस्टर। एक और नाम से जाना जाता इंडिया सेक्रेटरी, यानी भारत सचिव। ये ध्यान रखना है, ये कोई अंग्रेज ही होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर ही होगा, कोई एमपी ही होंगे, भारतीय तो होंगे नहीं, पर वो भारत मंत्रालय देखेंगे। पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो भारत मंत्री है, उसका भी एक एडवाइजरी बॉडी सेटअप किया गया लंदन में। ये एडवाइजरी बॉडी कितने मेंबर थे, ये भी एक सवाल बनता है। तो इसमें 15 मेंबर थे। ये 15 मेंबर की योग्यताएं क्या तय की गई, तो कहा गया ये 15 मेंबर कम से कम 10 वर्ष भारत में एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी में या भविष्य के संदर्भ में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में काम किए हों, तथा भारत छोड़े हुए भी लगभग 10 वर्ष हो चुका हो। जरा सोचिए, 10 वर्ष का इंडिया में काम करने का अनुभव, और इंडिया छोड़े हुए भी 10 वर्ष हो गए। इसका मतलब यह हुआ देयर इज नो लस्ट फ्रॉम इंडिया बट नो ऑल थिंग अबाउट इंडिया, यानी भारत के बारे में पूरा अनुभव है और भारत से कोई जो है सहजता भी नहीं है। इसका मतलब ऐसे लोग अगर इसमें रहेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के हित में काम करेंगे, निर्णय लेंगे। इसी को ख्याल में रख करके ये कहा गया। तो याद रखिएगा, ये तो आप समझ गए कि वह ब्रिटिश नागरिक होगा, 10 साल भारत में काम किया होगा, भारत छोड़े 10 साल हो गए होंगे, वही बन सकता है क्या भारत सचिव के एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर। तो ये 15 मेंबर होते थे। अब आइए, ये जो 15 मेंबर होते, या यूं कहे भारत मंत्रालय के तमाम खर्चे, सैलरी हो, पेंशन हो, कोई सामान हो, वस्तु हो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री डिपेंड अपॉन, यानी बर्डन ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि पर भारित किए गए भारत मंत्रालय के तमाम खर्चे। ये बात हुई। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, यहां तक समझ में आ गई। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब यहां दिया, यह ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी था भारतीय मामलों के संदर्भ में। मैंने पहले ही बता दिया है कि गवर्नर जनरल की हैसियत से वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा, आप भी जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जैसे हमारी लोकसभा, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की हाउस ऑफ कॉमन्स। और वो किसके थ्रू होगा ऐसा,
तो आपको भी मालूम है भारत मंत्रालय के थ्रू होगा। अब आइए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद के साथ ही महारानी के प्रतिनिधि के तौर पर वाइसराय का पद जोड़ दिया गया, बताया था हमने। अतः जीजीआई के रूप में वह भारत सचिव के प्रति और वाइसराय के रूप में सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता। बहुत सही बात है। जीजीआई और स्टेट्स गवर्नर्स की नियुक्ति सम्राट द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जीजीआई के द्वारा, परंतु सम्राट से स्वीकृति अनिवार्य। कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट अब होता ब्रिटिश सम्राट करती, एक पॉइंट, पर वो पार्लियामेंट के सलाह पे करती। दूसरा, जितने भी प्रोविंसेस थे उस टाइम में, राज्य थे, उनमें भी तो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट की भी नियुक्ति कौन करता? तो हम देख रहे हैं कौन कर रहा है, सम्राट कर रहे हैं। अब कई जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी पोस्ट क्रिएट हुए, जैसा कि आपको बताया, बंगाल का स्थानीय तौर पे शासन देखने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया। तो अगर इसकी नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, पर इसके लिए परमिशन, रटिफिकेशन कहां से? सम्राट से लेना पड़ेगा। ये चीजें थी। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है ये यूपीएससी लेवल पे ही पूछता है। भारत के धन को भारतीय सीमा से बाहर किसी भी सैनिक कार्यवाही में बिना संसद की स्वीकृति से वह नहीं, वह भी आक्रमण की स्थिति के अतिरिक्त आवश्यक कारण से ही। कहने का मतलब क्या हुआ? भारत का जो धन होगा, जो रेवेन्यू होगा, वह आप दुनिया में कहीं भी युद्ध लड़ रहे हैं वहां नहीं खर्च कर सकते। भारत के साम्राज्य के हितों के लिए आप इसे खर्च कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में वाजिब कारण होने पर। अब देखिए, जो मैंने बात कही, साम्राज्ञी का 1858 का घोषणा पत्र, 1 नवंबर इलाहाबाद में दरबार लगा और कैनिंग की घोषणा हुई। महारानी 10 करोड़ से अधिक पूर्वी लोगों की शासिका बनी। कहने का मतलब उस टाइम में भारत की जनसंख्या देखें तो 10 करोड़ के आसपास थी, ये बताया जा रहा है। तो ये 10 करोड़ की भी वो शासिका हो गई। अब देखिए महारानी क्या कहती है, ये इन्वर्टेड कॉमा में यहां लिखा है, हमने हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड से सलाह व स्वीकृति से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक कार्य अपने हाथों ले लिया। हम अपने प्रजाजनों को यह प्रेरणा देते हैं कि वे हमारे उत्तराधिकारियों में पूर्ण राजभक्ति का धारण करें। क्या समझे आप? विक्टोरिया क्या कह रही है कि हमने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सलाह मशविरे से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके शासन को हमने अपने हाथ में ले लिया है। एक दूसरा क्या कहा कि हम यह विश्वास दिलाते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और भारत के तमाम लोग जो हमारे कनिष्ठ अधिकारीगण हैं उनमें पूरी राजभक्ति दिखाएं। समझ में आ रही बात? और देखिए वो और आगे क्या कहती है, हम अपने प्रिय भतीजे चार्ल्स जॉन विस्काउंट कैनिंग की वफादारी में विश्वास रखते हुए उसे उन प्रदेशों का प्रथम वाइसराय नियुक्त करते हैं। अभी बताया था कि उसने अपने भतीजे को वाइसराय नियुक्त की, अपना प्रतिनिधि। फिर वो कहती है, हम भारत के देशी शासकों के प्रति घोषणा करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी समझौते और संधियां हुई हैं उसको भी ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाता है। यानी महारानी ने क्या कहा कि जितने भी प्रिंसली एस्टेट्स के चीफ हैं उन्हें मैं आश्वासन देती हूं कि आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो भी संधि और समझौते किए हैं वह एज इट इज बनी रहेगी। यानी अब ब्रिटिश इंडिया हुकूमत कहलाएगी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी। तो सरकारें बदल गईं, स्वभाव नहीं बदला। तात्पर्य यह हुआ। अब आइए, सम्राट अब भारत का शासन संसद के माध्यम से संचालित करने लगा। मतलब ये कि अब जो इंग्लैंड का राजा या रानी, जो रूलर है, जो शासक है, अब वह भारत पर शासन तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन माध्यम क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अब आइए अगला, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। जो नेक्स्ट हमारा कानून है वो है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से लगभग 7-8 अच्छे सवाल बनते हैं। उन सवालों के दायरे में समझिए।
सबसे पहले तो ये 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट इसका नाम होगा। लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग का समय है, वही गवर्नर जनरल कम वाइसराय है। 1856 से लेकर 1858 हम देखें 31 अक्टूबर तक इसकी हैसियत क्या थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जैसे ही वाइसराय बना अब जीजीआई कम वाइसराय हो गया, 62 तक रहा। अब जरा समझिए, यहीं पर हम आपको एक बात बता दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय। ध्यान देंगे, ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं और बहुत कम को जानकारी है, और जब पूछे तो कोई विश्लेषण भी जल्दी नहीं करता, लेकिन इसका बहुत सामान्य प्रक्रिया है, जरा समझिए। सबसे पहले तो आज के संदर्भ में और कल के संदर्भ में भी ये जान लीजिए, जब कोई दो संप्रभु देशों के बीच शांति या युद्ध या किसी भी प्रकार के विकास, किसी भी तरह की संधियां होती हैं या समझौते होते हैं, चाहे कोई भी ट्रीटी हो या एग्रीमेंट हो, व्यापार वाणिज्य किसी भी चीज को लेकर, तो याद रखेंगे यह उस संप्रभु देश के राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होता है। द नेशनल हेड ऑफ कंट्री के बिहाफ में यह होता है। जो साइन कर रहा है वो ऑथराइज्ड हो जाता है बिहाफ ऑफ द नेशनल हेड, वो साइन करे। मान लीजिए कि कोई संधि आज नेपाल और भारत के बीच हो रही है। मान लीजिए कोई हम वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बैठाने जा रहे हैं, उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ, तो साइन जो होगा, तो मान लेते हैं यहां से हमारे विदेश मंत्री गए हुए हैं या जल संसाधन मंत्री, कोई भी मान लीजिए, तो साइन जो होगा कौन करेगा, वो जल संसाधन मंत्री करेंगे, पर उसके ब्रैकेट में लिखा होगा बिहाफ ऑफ द नेशनल हेड ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के, ठीक है, संदर्भ में, बिहाफ में, तरफ से। उसी तरह से नेपाल के भी जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होंगे या पावर मिनिस्टर जो भी, वो भी साइन मारेंगे, लिखेंगे बिहाफ ऑफ द नेशनल हेड ऑफ नेपाल। समझ में आ गई बात। और कोई भी संधि, समझौते परस्पर के देशों में तभी लागू होगा जब वहां की संसद उसे अनुमति प्रदान कर दे, रेटिफाइड कर दे। यह भी जरूरी है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि किसी भी दो देशों के, दो संप्रभु देशों, दो सॉवरेन कंट्री के बीच कोई भी संधि समझौते जो होंगे वह नेशनल हेड के नाम से होंगे और उसी के बिहाफ में सिग्नेचर होगा। अब आइए, तो बेटा जब अब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर अपनी हुकूमत डाल दी 1 नवंबर 1858 को, तो अब महारानी जो है इंडिया की, वो तो अब इंग्लैंड में रह रही हैं। पूरी इंडिया की नहीं, जहां तक उसने सत्ता कायम किया, तो वहीं तक समझिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो तो इंग्लैंड में है, तो यहां देसी रियासतों के राजाओं के साथ कभी भी कोई संधि अगर गवर्नर जनरल करता है, तो स्वाभाविक है कि इसका पेपर भेजा जाएगा ब्रिटेन, जब तक कि महारानी संधि को रेटिफाइड नहीं करेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट पास नहीं करेगी, लागू नहीं होगा। नहीं, यही ना? हाँ, तो यही कहा गया कि वाइसराय के हैसियत से, जिसका अर्थ होता है उपशासक, प्रतिशासक, मतलब राजा या रानी का प्रतिनिधि, राज्य का प्रतिनिधि, जिसे वाइस मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, चांसलर, वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उप होता है। तो याद रखना है, वाइस सराय का मतलब यहां यह हो गया उपशासक। मान लेते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग है और वह तंजौर के महाराजा के साथ एक संधि करता है। तो तंजौर के महाराजा तो लोकल में बैठे, उन्होंने साइन मार दिया, और यहां साइन मारेंगे कौन? ब्रिटिश महारानी। अब महारानी है इंग्लैंड में, इट विल टेक टाइम। तो महारानी ने ये अथॉरिटी दे दिया अपने वाइसराय को कि मेरे बिहाफ में ये सिग्नेचर कर सकते हैं। बस वाइसराय का इतना ही काम था, जब भी कोई सी देसी रियासतों के साथ संधि समझौते होते तो उस पर सिग्नेचर जो है ऑथराइज्ड था, जो महारानी का, वो वाइसराय के नाम से किया जाता है। तो वो है गवर्नर जनरल, लेकिन जब वो इस तरह के एग्रीमेंट साइन करेगा तो लिखेगा लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग वाइसराय बिहाफ ऑफ द क्वीन विक्टोरिया या बिहाफ ऑफ द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ऐसे मतलब वाइसराय का और कोई काम नहीं है। समझ में आ गई बात। अब आइए, तो अब बताए, तो गवर्नर जनरल कम वाइसराय दोनों पद हो गए। अब 1861 के तक देखिए क्या क्या हुआ। जीजीआई की कार्यकारिणी में कानूनी ज्ञान रखने वाले 5th सदस्य की वृद्धि, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एडवाइजरी काउंसिल में एक 5वां लॉ मेंबर जोड़ दिया गया। ठीक है,
कार्यकारिणी सदस्यों में पृथक पृथक कार्यों को सौंपा और पृथक विभाग गठित किया। इसे हम मंत्रालयों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा या पोर्टफोलियो एलोकेशन कहते हैं, या विभागीय प्रणाली की शुरुआत कहते हैं। क्या मतलब? ध्यान दीजिए, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वह मंत्री परिषद का गठन करते हैं 74 के तहत, और 75 के तहत वो उसे लीड करते हैं। और मंत्री परिषद के चीफ कौन होते? प्रधानमंत्री। उनको कहते हैं सुप्रीम एमंग इक्वल, बराबर वालों में प्रथम। और वही एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो। याद रहे, मंत्रालय को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इट्स बिगेन सिंस 1861। तो कैनिंग ने पहली बार अपना पोर्टफोलियो एलोकेट किया अपने सभासदों के बीच, और इसी को कहते हैं कि संसदीय प्रणाली की वास्तविक शुरुआत यही हुई। मिस्टर पी सिंह ने कहा था 1853 में संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई, बिल्कुल सही, पर एक्चुअल शुरुआत कब हो गई? 1861 के तहत। तो आपसे कहेगा मंत्रालयों के पदों का बंटवारा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम की बिगिनिंग कब से? तो हम कहेंगे 1861 से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए, अगला है गवर्नर जनरल को 6 से 12 तक मनोनीत करने का अधिकार। 50% से अधिक सरकारी सदस्य अनिवार्य और गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षीय। क्या मतलब? अब आपके सामने में 2 शब्द आए, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य, गवर्नमेंट मेंबर और नॉन गवर्नमेंट मेंबर। ध्यान देंगे, कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो अंग्रेज होते, इंग्लिश मैन होते, उसे कहते क्या? गवर्नमेंट मेंबर। और जो इंडियन होते उसे कहते नॉन गवर्नमेंट मेंबर। बस इतना ही समझिए। भारतीय सदस्य को गैर सरकारी और सरकारी सदस्य यानी कि अंग्रेज। तो कहा गया 50% से ज्यादा गवर्नमेंट मेंबर होंगे और लेस देन 50% जो है नॉन गवर्नमेंट यानी इंडियन होंगे। ये भी बात समझ में आ गई इस कानून के तहत। इस कानून के तहत देखिए एक और बहुत बड़ी बात होती है, जरा उसको पढ़ लीजिए फिर समझाते हैं। विशेष परिस्थिति में 6 माह तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अध्यादेश जारी कर सकता था। सम्राट के पास किसी भी अधिनियम को लागू न होने देने का अधिकार सुरक्षित था। देखिए जरा कितनी अच्छी बात है। आज जो आप राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत बात करते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और बहुत जल्दी बुलाया नहीं जा सकता और इन परिस्थितियों में देश के लिए कोई कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है, तो अपने मंत्री परिषद की सलाह से वह कानून बनाकर उसे अगले 180 दिनों तक लागू कर सकता है, 6 महीने तक, यानी कि अस्थायी रूप से। इसे अस्थायी प्रकृति का कानून कहा जाता है और इसे एक अध्यादेश नाम दिया जाता है, ऑर्डिनेंस। ये जो आज है व्यवस्था, ये व्यवस्था कब आई? 1861 में आई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैन इशू द ऑर्डिनेंस टू गो अगेंस्ट देयर एडवाइजरी काउंसिल्स एडवाइस इफ नीड टू बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ही कैन डू। वो ऐसा कर सकता है, बट उसने जो काम किया, अध्यादेश जारी किया, वो जस्टिफाइड है या नहीं? हु विल बी जस्टिफाइड? द एम्पायर ऑफ द ब्रिटेन विल बी जस्टिफाइड। वो चाहेगा तो उस अध्यादेश को समाप्त कर देगा, चाहेगा तो बोलेगा ओके कंटिन्यू इट। ये चीजें थी। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 से मिली। वो अपने एडवाइजरी काउंसिल से इत्तेफाक न रखते हुए जारी कर सकता है अगर वो ब्रिटिश साम्राज्य के हित में है तो। ये बात थी। अब आइए, मुंबई और, ठीक है, ध्यान देंगे, मद्रास और बंबई को पुनः विधेयक निर्माण का अधिकार दिया, परंतु लागू गवर्नर जनरल की मुहर लगने के बाद। क्या मतलब निकल के आया? यानी जो बंबई से कोई कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था, मद्रास से जो कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था, इन दोनों प्रांतों के गवर्नर को, उसकी काउंसिल को फिर से अपने लोकलाइजेशन के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब आइए, लेकिन कहा गया
कि ये परमिशन तभी होगा जब गवर्नर जनरल उस पर मुहर लगा देगा। ये मतलब निकला। अब जो एक बड़ी बात कह रहा हूं, इसको गौर से सुनिए। सार्वजनिक ऋण, अर्थ, मुद्रा, डाक, पेटेंट, कॉपीराइट आदि विषय सामान्य रूप से केंद्र के अधीन रहे। यह प्रांत और केंद्र के बीच विषयों का बंटवारा नहीं था। ध्यान देंगे, जो सेंटर था वो किन किन विषयों पर कानून बनाता या अपना शासन चलाता, तो कहेंगे पब्लिक डेप्ट, इकोनॉमिक कंसर्न, करेंसी कंसर्न, पोस्टल कंसर्न, पेटेंट, कॉपीराइट कंसर्न, इन विषयों पर। लेकिन अभी प्रांतों और केंद्र के बीच इसे हम विषयों का बंटवारा नहीं कहेंगे, ये विषयों का बंटवारा आगे होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके पास आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो संभव नहीं है कि अभी पढ़ाया जा सके, क्योंकि इस पे भी लगभग 10 मिनट के अच्छे खासे स्पीच होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इसे हम छोड़ रहे हैं। हम जो है अभी तक जो पढ़ाया उसको एक बार एनालाइज करते हैं। हमने क्या कहा? फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट, सेकेंड चार्टर्ड एक्ट, थर्ड चार्टर्ड एक्ट, 1853 एक्ट और 1858 एक्ट और फाइनली 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट। हमने कितने एक्ट पढ़ा दिया आज? तो आज 1813 1, 1833 2, 1853 3, 1858 4 और 61 5, ये 5 एक्ट पढ़ा है। इन पांचों से मिनिमम 25 सवाल हाईलाइटेड है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस चार्टर्ड एक्ट से भारत में मुक्त व्यापार की शुरुआत हुई? किस चार्टर्ड एक्ट से भारत में पूर्णतः मुक्त व्यापार की शुरुआत हुई? किस चार्टर्ड एक्ट से 1 लाख रुपया एजुकेशन पर एनुअल खर्च करने का प्रावधान हुआ? किस चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया? किस चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है कंपनी का मोनोपोली राइट बिल्कुल समाप्त कर दिया गया? और किस एक्ट के तहत भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत जो हुई थी, इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत हुई, भारतीयों के लिए सिविल सर्विस के दरवाजे खोल दिए गए? ठीक है ना। पहला लॉ कमीशन किसके नेतृत्व में बना? ये भी सवाल आएंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट से समाप्त कर दी गई? उसकी जगह पे जो सरकारें आई उसका क्या नाम पड़ा? ये भी समझ गए। बंगाल के शासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट कब क्रिएट किया गया? ये भी समझ में आना चाहिए। क्यों? और एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो की शुरुआत कब से हुई? तो ये सारी चीजें आपके सामने में है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल भी हमारा पॉलिटिकल साइंस की ही क्लास होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को फिनिशिंग पॉइंट पर ले आएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।